इच्छाधारी नागिन और सायरन हेड अटैक। कुछ बच्चे जख्मी नागिन को दवा लगा रहे थे। वो काफी दिनों से उसकी बड़ी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। अपने घर वालों से छुपकर जंगल में बसे एक पुराने से किले में वो सब ये काम करते थे। उन बच्चों को ये नहीं पता था जिसकी वो देखभाल कर रहे हैं वो एक इच्छाधारी नागिन है, पर अभी जख्मी होने के कारण अपना रूप वो बदल नहीं पा रही थी। जल्द ही उस इच्छाधारी नागिन की सारी चोटें ठीक हो गई। उन बच्चों की गई सेवा से वो बहुत खुश हो गई। तुम सब बहुत प्यारे बच्चे हो। आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ। बच्चों, मैं कोई साधारण सी नागिन नहीं, एक इच्छाधारी नागिन हूँ। आज से मैं इसी किले में रहूंगी। तुम्हारा जब भी मन हो मुझसे मिलने यहाँ आया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। इच्छाधारी नागिन, क्या आप सच में इच्छाधारी नागिन हो? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इच्छाधारी नागिन हमारी दोस्त, वाह कितना मजा आएगा। मैंने तो ये सब कहानियों में पढ़ा था। पर बच्चों, ये हमारे बीच का राज है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना? बंटी और सनी अपने बाकी दोस्तों के साथ नागिन से उस राज को राज रखने का वादा करते हैं और उसके बारे में बात करते करते घर लौट जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं पर वो बच्चे नागिन से मिलने आते ही नहीं। इस वजह से नागिन अब उन बच्चों के लिए परेशान होती है। उसे लगता है जैसे ये बच्चे किसी मुसीबत में है। वो खुद उनसे मिलने जाने के बारे में सोचने लगती है और दूसरे ही दिन अपना इंसानी रूप लेकर वो नागिन उनके घर के तरफ चल देती है। उनके घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि कुछ दिनों से जंगल में एक सायरन हेड घूम रहा है जो अपने सायरन की आवाज से ही लोगों को पागल कर देता है और बाद में उन्हें मारकर जंगल में फेंक देता है या फिर खा जाता है। और उसी के डर से अब कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। बच्चों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं देते। ओह, इतना सब कुछ हो गया। इसीलिए बच्चे मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे। अच्छा हुआ जो मैं इन्हें मिलने चली आई, वरना इन पर आए मुसीबतों का मुझे पता ही नहीं चलता। अब मैं उस सायरन हेड से इन लोगों को बचाऊंगी। आप यहाँ? मैं अभी आपके पास ही जा रहा था। बंटी आपसे मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा है। कहीं सायरन हेड ने उसे खा लिया तो? ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम फिक्र मत करो और यहीं पर रुको। मैं बंटी को सही सलामत यहाँ वापस लेके आऊंगी और उस सायरन हेड का भी खात्मा कर दूंगी। नागिन भागते हुए जंगल के किनारे तक पहुंचती है और तुरंत अपना नागिन का रूप लेकर जंगल में घुस जाती है। चारों ओर उस सायरन हेड को वो ढूंढने लगती है। तब उसे बंटी की बहुत चिंता होने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े इस सायरन हेड के कदमों के निशान पर पड़ती है और वो उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच जा पहुंचती है, जहां से उसे बंटी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो वहां जा पहुंची, बंटी को जिंदा देख वो खुश हो गई और उसे यकीन दिलाया कि वो उसे वहां से जिंदा लेकर जाएगी। तुम यहाँ अकेले? वो सायरन हेड कहाँ गया? वो मुझे यहाँ बांध कर कहीं चला गया। अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे यहाँ से ले चलो, पर हाँ, उस सायरन हेड से संभल कर रहना। उसके सायरन की आवाज से तुम्हारा सिर भी फट सकता है। नागिन ने तुरंत उसे आजाद कर दिया और उसे अपने घर जाने के लिए कहा और वो सायरन हेड का इंतजार करने लगी। नागों को किसी की सरसराहट समझने की भी शक्ति प्राप्त थी। इसी मदद से सायरन हेड की हलचल पर वो नजर रखने लगी। वो दुष्ट इसी तरफ आ रहा है। मुझे अब संभल कर रहना होगा। यहाँ सायरन हेड बंटी को ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ पहुंचा जहाँ उसे बांधा गया था, पर वो बंटी की जगह नागिन को पाकर सायरन हेड गुस्से से चिल्लाने लगा और उसकी सायरन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। तभी अचानक नागिन ने अपना विशाल रूप धारण किया। उसने सायरन हेड को संभलने का मौका तक नहीं दिया और अपनी पूंछ से उसकी टांगों को पकड़कर जोर से पटक दिया। फिर अपने मुंह से तेज आग की बरसात सायरन हेड पर कर दी।
सायरन हेड फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से वो नागिन पर वार करने की कोशिश करने लगा, पर नागिन उससे कई ज्यादा फुर्तीली थी। लाख कोशिशों के बाद भी उस तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। मुझे इसका सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा। उसके सायरन जैसे सिर में ही उसकी सारी ताकत छुपी हुई है। नागिन ने पूरा जोर लगाकर सायरन हेड की गर्दन तोड़ दी और अब उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। उसका धड़ काफी देर तक छटपटा रहा और उसके सर से भी बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। वो सर अपने आप फिर से जुड़ने ही वाला था कि अचानक नागिन ने फिर से उस पर अपने मुंह से आग बरसाई और उसके सिर को जलाकर राख कर दिया। सायरन हेड का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। अब लोगों को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बच्चे भी अपने प्यारी नागिन से मिलने कभी भी उसके किले में आ जा सकते थे। इच्छाधारी नागिन, विक्रम और बेताल। एक साधु महाराज के कहने पर महाराज विक्रम बेताल की खोज पर निकल पड़े, पर उनके रास्ते में बाधाएं बहुत थी जो अनदेखी, अनसुनी और सामान्य शक्ति से परे थी। जब वो उस साहसी यात्रा पर निकलने वाले ही थे, उन्हें उनके राजगुरु ने आकर मार्गदर्शन किया। हे राजन, आप अपनी इस यात्रा से विजयी होकर लौटे, इसलिए आपको एक ऐसी साथी की आवश्यकता है जो महाभयंकर शक्तियों से आसानी से लड़ सके। राजगुरु उन्हें बताते हैं कि वो राज्य के सबसे पुरातन शिव मंदिर की ओर जाए और वहां पे एक रात नाग मंत्र का जाप करे, जिसे करते ही वहां एक इच्छाधारी नागिन प्रकट होगी जो सदियों से उनके पूर्वजों की रक्षा कर रही थी। अब आगे भी वही महाराज विक्रम की भी दुष्ट शक्तियों से रक्षा करेगी। महाराज विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल शिव मंदिर पहुंच जाते हैं और नागिन को दिल से सहायता के लिए पुकारते हैं। नागिन भी तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाती है। मैं अच्छे से जानती हूँ महाराज, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। मैं आखिरी दम तक आपका साथ निभाऊंगी। बस आप एक बात की खबर रखिएगा, कुछ भी हो जाए, उस बेताल के किसी भी सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। जैसा आप कहे नागरानी, क्या अब हम चले? अवश्य। विक्रम और नागिन सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें सफर रात के अंधेरे में ही तय करना था। बेताल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देता है, पर उनके रास्ते में कई अड़चनें आने वाली थी, जिसके लिए नागिन और विक्रम दोनों तैयार थे। वो एक दूसरे का साथ देते देते आगे बढ़ने लगे। वो थककर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर रुके ही थे कि तभी अचानक कुछ पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ समय के लिए दोनों विचलित हो गए, पर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और पिशाचों से लड़ने लगे। नागरानी, इन पर चाहे कितना भी वार करो, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। जल्दी कुछ उपाय बताइए। हे राजन, आप अपनी जादुई तलवार से इनके गले पर प्रहार कीजिए, ये तत्काल गायब हो जाएंगे। जैसा नागिन ने कहा, विक्रम ठीक वैसे ही करते हैं और देखते ही देखते सारे पिशाच धुआं बनकर गायब होने लगते हैं। थोड़ी देर चैन की सांस लेकर वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक बेलपात्र के पेड़ से नागिन अपने आप बंधी जाती है। वो खुद को आजाद करने की काफी कोशिश करती है, पर सब नाकाम हो जाते हैं। राजन, जल्दी कुछ कीजिए, ये बेलपत्र मेरे शरीर को जला रहे हैं। इनके सामने मेरी शक्तियाँ कमजोर है। जल्दी राजन। आप ही कोई उपाय बताइए नागरानी, मैं कैसे आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाऊं? जल्दी बताइए। नागिन उसे बताती है कि पास ही में रखे शिवलिंग पर बेलपात्र अर्पण कर ओम नमः शिवाय का जाप करे। ऐसा करते ही वो आजाद हो जाएगी। महाराज विक्रम तो थे ही महाकाल के भक्त। उन्होंने तुरंत महाकाल की सच्चे मन से आराधना की और नागिन को उस पेड़ से मुक्त कराया और साथ में शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ चरणामृत विक्रम ने नागरानी को पिलाया, जिससे उनके शरीर में हो रही जलन तत्काल शांत हो गई और उनके घाव भी तुरंत भर गए।
धन्यवाद महाराज, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें आगे चलना चाहिए। दोनों फिर से बेताल की तरफ बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो एक गुफा के सामने से गुजरते हैं कि अचानक विक्रम को कोई शक्ति उस गुफा के अंदर खींच कर ले जाती है। नागिन भी उसे बचाने उसके पीछे पीछे चली जाती है। संभाल कर नागरानी, ये एक जाल है। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस है। नागिन जैसे ही अंदर जाती है तो उसे दिखाई देता है कि एक विशाल राक्षस ने विक्रम को अपने हाथों में उल्टा लटका दिया था और वो राक्षस अपने मुंह से लार टपकाता हुआ विक्रम की ओर देखे जा रहा था। उसके ठीक ऊपर एक नीले रंग के पत्थर बड़ी ही अजीब तरीके से चमक रहा था। जैसे ही नागिन की नजर उस पत्थर पर पड़ी, उसने तुरंत विक्रम को उससे बचाने का उपाय बताया। हे राजन, अपनी अद्भुत तलवार से उस राक्षस के माथे पर लगे उस पत्थर को तोड़ दो। जैसे ही ये पत्थर टूटेगा, ये राक्षस उसी क्षण मर जाएगा। जल्दी कीजिए राजन, वरना आप उसका भोजन बन जाएंगे। जी नागरानी, जय महाकाल। नागिन की बात मानकर विक्रम फौरन अपनी तलवार से उस नीले पत्थर पर वार कर देता है और वार करते ही वो पत्थर टूट जाता है और उसमें से कुछ काली परछाई बाहर निकलने लगती है। राक्षस भी चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। जैसे ही राक्षस का वो पत्थर टूट जाता है, विक्रम उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरने ही वाला होता है कि नागिन उसे अपनी पूंछ से पकड़कर संभाल लेती है। धन्यवाद नागरानी, आज सिर्फ आपकी ही वजह से मैं जिंदा हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था राजन। अब चलिए, बातों में समय ना गवाइए, हमें आगे बढ़ना है। अब हमारी मंजिल पास ही है। विक्रम हामी में सर हिलाकर नागिन के साथ वहां से बाहर निकलता है और दोनों रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। राजन, मैं आपका यही इंतजार कर रही हूँ। बेताल सिर्फ आपसे ही बात करेगा। अगर मैं उसके सामने गई तो फिर वो कभी प्रकट नहीं होगा। आप जाइए, उसे पकड़ लीजिए। विक्रम अकेले ही उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बेताल को पुकारने लगता है। उसकी पुकार सुन बेताल भी बाहर आ जाता है और तुरंत विक्रम के कहने पर कंधे पर जा बैठता है। काफी देर लगा दी राजन यहाँ आने में। मुझे तो लगा डर के मारे यहाँ आओगे ही नहीं। आता कैसे नहीं बेताल, मैंने तुम्हें यहाँ से ले जाने का वचन जो दिया है। चलो अब यहाँ से। कोशिश करके देख लो। वैसे मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उसका जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, और अगर जवाब दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। तुम्हें फिर से सारी बाधाओं को पार कर मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। बेताल विक्रम को सवाल पूछने लगता है। वो उसे एक कहानी बताता है जिसमें 4 भाई थे जिनके पास एक बिल्ली थी। इसलिए उन्होंने बिल्ली के 4 पैर आपस में बांध लिए थे। एक दिन एक पैर जख्मी हो गया और उस पर पट्टी बांधनी पड़ी। कुछ कारणवश उसी पट्टी को आग लग गई और वो बिल्ली डर के मारे यहाँ वहां भागने लगी, जिसकी वजह से पूरा घर जल गया। अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर उन भाइयों में बहस छिड़ गई। तीनों भाई उस पट्टी बंधे हुए पैर के मालिक को इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगे। तो अब बताओ राजन कि गलती किसकी है और नुकसान की भरपाई किसे करनी चाहिए? माना कि आग उस जख्मी पैर को लगी थी, पर उस आग को पूरे घर में फैलाने वाले तो बाकी 3 पैर थे ना। इस हिसाब से नुकसान भरपाई बाकी 3 भाइयों ने करनी चाहिए। राजन तू बोला और मैं चला। विक्रम के जवाब देते ही बेताल झट से उड़ गया और पेड़ पर जा बैठा। नागिन दूर से ये सब देख रही थी। उसने विक्रम का हौसला बढ़ाया और उसे फिर से कोशिश करने को कहा। विक्रम भी उसकी बात मान गया और वहां से फिर वापस आने के लिए चला गया और बेताल उन्हें देखकर हंसता रहा।